हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 413 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैटल के खत्म होते ही ये न्यूज चारों तरफ फैल गई थी कि मास्टर जोरो रिवाइव हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बैंक्सिंग पे एडवांस कर चुका है, जिस न्यूज को सुनने के बाद काफी लोग शॉक्ड हो गए थे और ये न्यूज काफी तेज से सेंट्रल प्लेन में फैल गई। जबकि इधर मास्टर जोरो ने डिसाइड किया कि वो फुल मेस्टर अपोनेंट के अंदर रुकेंगे, जबकि सावन को अपनी जर्नी खुद ही अकेले ही कंटिन्यू करना होगा क्योंकि मास्टर योरो अब उसके साथ नहीं जा सकते। साथ ही मास्टर योरो ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम सावन को दे दिया था ताकि इससे सावन की कुछ मदद हो सके, लेकिन शुरुआत में सावन बोन चिलिंग फ्लेम के लिए मना कर रहा था, पर बार बार मास्टर के कहने की वजह से सावन ने उसे रख लिया और अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड को बोन चिलिंग फ्लेम पे लगा दिया, क्योंकि फिलहाल बोन चिलिंग फ्लेम सावन को मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सुनने के बाद सावन ने भी ऐसा ही किया। फिर सावन और मास्टर योरो ने कुछ समय तक ऐसी डिस्कशन की, तभी मास्टर योरो को याद आया कि सावन को कुछ बताना था, इसलिए उन्होंने सावन से कहा कि तुम्हारी एक ओल्ड फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनने के बाद सावन भी सरप्राइज हो गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में मास्टर योरो सावन से कहते हैं तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही है, इसलिए अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो तुम मुझसे जाकर मिल सकते हो। ये सुनने के बाद सावन उससे कहता है आखिर वो कौन है जो मुझसे मिलना चाहती है, जिस पर ये लोग कहते हैं नालन यान। ये सुनने के बाद सावन कुछ सोचने लग गया था। साथ ही वो अपने मन में कहती है आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। जहाँ तक मैं नालन यान को जानता हूँ वो मुझसे बिना फालतू में तो मिलने के लिए नहीं आई होगी, जरूर यूनियन के साथ कुछ हुआ होगा तभी वो मुझसे मिलने के लिए आई है। ये सोचते हुए सावन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था। वो मास्टर योरो को ग्रीट करते हुए उस जगह से चले जाता है। अब अगले सीन में एक फिगर को देखते हैं जो आसमान की ओर देख रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि नालन यान होती है, जो फिलहाल एक जगह पे बैठकर सावन का इंतजार कर रही थी। और कुछ समय इंतजार करने के बाद नालन यान को फील होता है जैसे कि उसकी ओर कोई आ रहा है, इसलिए वो पलट के देखती है जहाँ सावन उसकी ओर आ रहा था। साथ ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस होता है, जबकि इधर नालन यान भी सावन की ओर देखती है। साथ ही उसने भी सावन के कारनामे के बारे में सुन रखी थी। कैसे सेंटर प्लेन में आते ही सावन को पंगा विंडलाइट प्रोबेलेंट से हो गया था और फिलहाल के लिए भी फिनिक्स टाइप से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सावन ने उन दोनों से निपट लिया। जो सुनने के बाद उसे भी एक झटका सा लगा था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिम एम्पायर से निकलने के बाद सावन एंड सेंटर प्लेन में भी अपनी पावरफुल रेपुटेशन बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि सेंटर प्लेन में काफी पावरफुल एक्सपर्ट रहते हैं। जो सब कुछ याद करने के बाद उसके चेहरे पे फीकी सी स्माइल आ गई थी। तभी सावन नालन यान की ओर आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जब हम आखिरी टाइम मिले थे तो तुम उस जगह से चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार गुड बाय भी नहीं कह पाया। ये सुनने के बाद नालन यान नोट करते हुए कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जहाँ तक रही ब्लड पूल की बात तो उस समय मुझे कुछ याद आ गया था, जिस वजह से मुझे कुछ काम से उस जगह से निकलना पड़ा। ये सब कहते हुए सावन से सही से बात नहीं कर पा रही थी और इसका कारण भी नालन यान को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि सावन और नालन यान के बीच काफी बड़ा गैप था स्ट्रेंथ के मामले में, जिस वजह से वो सही से सावन से बात नहीं कर पा रही थी। और हाल ही में उसका मास्टर बैंक्सिंग भी बन चुका है, जिस वजह से सावन का स्टेटस उससे काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। दूसरी तरफ सावन भी समझ चुका था कि नालन यान पहले की तरह उसे सही से बात नहीं कर पा रही है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम काफी परेशान हो, इसी वजह से शायद तुम मुझसे मिलना चाहती थी। ये सुनने के बाद नालन यान भी नोट करते हुए कहती है तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। और फिर वो आगे कहती है दरअसल मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर को एक प्रॉब्लम से बचाओ। दूसरी तरफ ये सुनते ही सावन का भी परेशान हो गया, उसे पहले से पता था जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी नालन यान उससे मदद मांगने के लिए आई है। इसलिए वो सीरियस होते हुए कहता है आखिर यूनियन के साथ क्या हुआ है, साथ ही मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए सावन यूनियन को याद करने लग गया था कि कैसे उसकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी और कैसे सावन और मिस्टिक लॉर्ड सेक्ट के बीच यूनियन फंस गई थी। एक तरफ उसका मास्टर खड़ा हुआ था जिसने उसको सब कुछ सिखाया था, जबकि दूसरी तरफ सावन था जिससे वो प्यार करती थी, और सावन ने जब उसके मास्टर को मार दिया था तब भी वो उससे प्यार करती थी, इसलिए उससे नफरत नहीं कर पाई। लेकिन वो सावन के साथ भी नहीं रह सकती थी, जिस वजह से उसने पूरे जिम एम्पायर को गुड बाय कर दिया। और उसके बाद यूनियन और नालन यान जिम एम्पायर से निकलने के बाद कहाँ गए उसके बारे में सावन को बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसके काफी समय बाद ब्लड पूल के दौरान उसकी मुलाकात नालन यान से हुई, जहाँ सावन को नालन यान से पता चला जिम एम्पायर को छोड़ने के बाद नालन यान और यूनियन सेंटर पेन में आई थी। अब हम प्रेजेंट में नालन यान को देखते हैं, जो ये सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है मैं इस जगह पर खुद ही अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि जब मैंने मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया था तो उसने मदद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था, पर सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि मुझे मदद मांगने के लिए तुम्हारे पास खुद आना पड़ा। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है उससे पहले से पता था यूनियन कुछ भी क्यों ना हो लेकिन उससे मदद नहीं लेगी, क्योंकि यूनियन काफी ज्यादा जिद्दी है, वो किसी भी इतनी आसानी से मदद नहीं लेती। इसलिए ये सुनने के बाद सावन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। दूसरी तरफ हम नालन को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए कहती है मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ये कहने के बाद वो आगे बताती है हम जिम
कैंपर को छोड़ने के बाद घूमते हुए सेंट्रल प्लेन में आ गए थे, जहाँ हमें काफी सारे फैक्शन के बारे में मालूम हुआ। जो सभी फैक्शन और सेक्ट काफी पावरफुल थे और उन्हीं सेक्टों में हमें फ्लावर सेक्ट के बारे में पता चला, जिस सेक्ट के अंदर सिर्फ लेडी से ज्वाइन हो सकती थी। साथ ही मास्टर को वो जगह काफी पसंद आई थी, इसीलिए मास्टर और मैंने उस जगह को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो जगह काफी ब्यूटीफुल थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सेक्ट दूसरे सेक्ट के मामलों में टांग नहीं अड़ाती और न ही इस सेक्ट को किसी दूसरे सेक्ट से कोई फर्क पड़ता था। नालेनैन की बातों को सुनने के बाद साउन भी नोट करता है, उसने भी फ्लावर सेक्ट के बारे में सुन रखा था। अगर पावर की बात की जाए तो फ्लावर सेक्ट परफॉर्म जोन सेक्ट से थोड़ा सा कमजोर था। साथ ही फ्लावर सेक्ट अपने आप को छुपा के रखते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को इसकी ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर नालेनैन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, हमने उस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद हमें पता चला हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत तो किसी साधारण लोग के पास भी है। पर उस जगह पर ट्रेनिंग करते हुए हमने अपनी ताकत को काफी बढ़ा लिया था, जिस वजह से हमें रहने के लिए एक अलग सा रूम दिया गया था और लगभग 1 से 1.5 सालों तक हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, जिस वजह से हम फ्लावर सेक्ट के अंदर खुश थे। साथ ही उस जगह पर हमसे कुछ पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं आता था और ना ही कोई लेडीज हमसे कुछ ज्यादा बात करती थी, जिस वजह से हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि फ्लावर सेक्ट के अंदर हम अकेले हैं। इसके बावजूद हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन जब टीचर ऐसे घूम रही थी तो उन्हें एक गुफा दिखा, जिस गुफा के अंदर टीचर जब गई तो उन्हें एक ओल्ड वुमेन दिखी, जिसकी कंडीशन काफी खराब लग रही थी। साथ ही उस ओल्ड वुमेन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चल सके, इसलिए टीचर ने उनकी मदद करने के बारे में सोचा। पर जैसे टीचर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी तो दूसरी तरफ ओल्ड वुमेन ने कुछ गलत समझ लिया, जिस वजह से उन्होंने टीचर पे हमला कर दिया। जो अटैक इतना पावरफुल था कि टीचर को कई सारी सीरियस इंजरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद टीचर ने उस ओल्ड वुमेन पर अटैक न करके उनकी मदद की। साथ ही उसने 1 सालों तक उसकी काफी देखभाल की। कुछ समय बीत जाने के बाद वो ओल्ड वुमेन हमारे साथ ही रहने लगी। ये सब सुनने के बाद तो सावन शॉक्ड हो गया था। साथ ही सावन अपने मन में कहता है, 1 साल तक देखभाल करना सचमुच यूनून काफी दयालु है, क्योंकि ज्यादातर लोग फायदे के लिए काम करते हैं, पर यूनून ने बिना किसी बेनिफिट के उसकी मदद की। ये सोचते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी नालेनैन आगे कहती है, कुछ समय हमारे साथ रहने के बाद ओल्ड वुमेन का बर्ताव भी काफी अच्छा हो गया था। मैं और टीचर उन्हें ग्रैनी हुआ कहकर बुलाते थे और उस समय हमें ये नहीं पता था कि वो ग्रैनी हुआ एक पावरफुल एक्सपर्ट है। और कुछ समय बीत जाने के बाद उनका आखिरी समय आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है, जो बात ग्रैनी हुआ को भी मालूम थी। इसीलिए उसने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी की दुई की मास्टर की बॉडी के अंदर डाल दिया। साथ ही ग्रैनी हुआ ने उस दुई को टीचर की बॉडी में पूरी तरह से सील कर दिया था। और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, ग्रैनी हुआ ने यूनून की बॉडी में इसलिए दुई को सील किया था ताकि उससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यूनून की बॉडी उस समय इतनी पावरफुल नहीं थी कि उस दुई को संभाल सके। फिर नालेनैन कहती है, दुई को सील करने के बाद ग्रैनी हुआ ने मास्टर को एक जेट टोकन भी दिया, जिसे देते हुए उसने कहा था कि तुम आज से फ्लावर सेक्ट ही नहीं चीफ हो। ये सुनने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रैनी हुआ पागल हो चुकी है, क्योंकि शुरुआत में हमें नहीं पता था कि ग्रैनी हुआ एक पावरफुल एक्सपर्ट है। लेकिन आखिरी में उन्होंने जिस पावर को एक्टिवेट किया था, जिसे देखने के बाद हमें भी समझ में आ चुका था कि वो कोई पावरफुल एक्सपर्ट है और ग्रैनी हुआ डाउजों के पीक पे थी। ये सुनने के बाद तो साउन शॉक्ड हो गया था, क्योंकि एक गुफा में एक ग्रैनी से मिलने के बाद और उसकी सेवा पानी करने के बाद उसकी इनहेरिटेंस पा लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जबकि साउन की बात की जाए तो उसे शुरुआत से काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। उसे आज तक इतना बड़ा इनहेरिटेंस तो कभी भी नहीं मिला। ये सब सोचने के बाद साउन का दिमाग चकरा गया था। फिर साउन की नजर नालेनैन पे पड़ती है, जो अभी काफी उदास लग रही थी। वो साउन की ओर देखते हुए कहती है, ग्रैनी हुआ की आइडेंटिटी जानने के बाद टीचर और मैं दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, पर टीचर को फ्लावर सेक्ट का चीफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने ग्रैनी हुआ को दफनाने के बाद फ्लावर सेक्ट के जेट टोकन को हमने फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर को दे दिया था, जो होती है फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ। और इसके बाद ही हमें असली मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।